वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पहले देखा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद पुली के बेस पे हमने पुली की प्रॉब्लम सॉल्व करी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब आती बारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है ये देखते हैं। पहले डेफिनेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्शन करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर एक्शन करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी एक्शन को हम क्या कहेंगे? उस वाले एक्शन को रिएक्शन कहेंगे। अगर हम सपोज इस बोर्ड पे एक फोर्स लगाते हैं, एक्शन लगाते हैं, तो ये हमारे पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी इक्वल मैग्नीट्यूड की, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका और एक्शन और रिएक्शन क्या होता है कि इसमें दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। पहला तो ये डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? एक्शन एंड रिएक्शन विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कैसे? जैसे मान लो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे एक्शन लगाया ऐसे, तो ये क्या करेगी? रिएक्शन लगाएगी इस पे। एक्शन मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे लगाया, तो ये रिएक्शन कहाँ ऑफर करेगी? हाथ पे। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। अगर ये सेम बॉडी पे लग रहे होते तो क्या होता है कि टोटल फोर्स, जैसे इसको देखते हैं, जैसे मान लो FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाय B। A पे फोर्स लगाया बाय B, ये क्या होगा? किसके बराबर होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। जैसे मान लो मैं अगर इसको A मानता हूँ और इसको B मानता हूँ, तो फोर्स एक्सर्टेड, मान लो हम इसको A मानते हैं, तो हमने फोर्स इस पे एक्सर्ट किया B के द्वारा, तो ये क्या करेगा? B पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाएगा A के, लेकिन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको इक्वल लिखते हैं। लेकिन अभी ये इनका समेशन FAB और FBA का इक्वल और अपोजिट है, तो इनका समेशन जो है जीरो नहीं होता है। जीरो क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लिखते हैं। इफ दे विल एक्ट ऑन द सेम बॉडीज देन दे विल एड अप एंड दे विल क्या मेड इक्वल्स टू जीरो। जैसे FAB प्लस FBA क्या हो जाएगा? अगर इक्वल अपोजिट है, अगर ये 5 है तो ये -5 है, तो जीरो हो जाता है ये। लेकिन ये जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर ये सेम बॉडी पे हो रहे होते तो जीरो होता है, बिकॉज दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब फोर्स दोनों पे लगने वाले इक्वल अपोजिट नेचर के हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? कैंसिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दोनों वो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, क्योंकि दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर सपोज ये जैसे सपोज टेबल है और इस पर हमने बुक रखी हुई है, तो वेट हम जानते हैं कि वेट हमेशा कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बॉडी का सपोज मास m है, तो वेट कहाँ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट इजकल टू क्या हो जाएगा? m × g। इसी को क्या बोलेंगे? एक्शन। एक्शन क्या हो गया कि ये जो बुक है इस टेबल पे एक्शन लगा रही है। एक्शन जो फोर्स है वो कितना है? एक्शन फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। वेट की वैल्यू कितनी है? m × g। तो वेट बराबर कितना हो गया? m × g। तो ये टेबल क्या है? टेबल भी इस पे एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स R की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर है। यहाँ पे वेट जो एक्शन ये वाला हो गया और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट है, तो क्या है? लेकिन कर किस पे रहेंगे? अपोजिट, मतलब दो डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करते हैं। अगला हमारा ये तो न्यूटन का क्या हो गया? थर्ड लॉ। अगला हमारा है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर सिचुएटेड है और वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा है तो उसी को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम ऑन विच ऑब्जेक्ट is situated and made all his observation, जिस पे वो सिचुएटेड है और सारे ऑब्जर्वेशन वहीं से कर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा है? पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब इस्तेमाल में होता है? इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन क्या ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम पे रेस्ट पे, अगर एक ऐसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम किसी को कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो उस फ्रेम पे या तो रेस्ट पे है, अगर कोई ये फ्रेम है सपोज, इस फ्रेम पे ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे या फिर मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से, इट इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट दैट फ्रेम एंड that frame is at rest or moving with uniform velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम पे है और वो जो फ्रेम है या तो वो रेस्ट पे होना चाहिए या वो फ्रेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। अगर वो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि अगर स्पीड क्या हो यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये क्या होते हैं? अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड या और न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल। सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जब फ्रेम क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, जब कोई फ्रेम अगर किसी फ्रेम में अगर एक्सेलरेशन होगा तो उस फ्रेम को बोलेंगे क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होगा कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? इसमें अप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें क्या होगा? न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दोबारा देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस रेफरेंस को कहते हैं जब क्या हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन एक्सेलरेटेड। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होगा? न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो, तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर इसका एग्जांपल दूसरा हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद सम एक्सेलरेशन। तो इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा हो गया, जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि लिफ्ट क्या हो गया, ये एक फ्रेम हो गया और वो फ्रेम कैसा होगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि कोई कार है, कार मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, कार मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, क्योंकि इसमें भी स्पीड चेंज होती रहती है सर्कुलर ट्रैक में, या सर्किल में मूव कर रही हो कोई अगर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोबारा से देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है और वहाँ से अपनी कैलकुलेशन को कर रहा हो, वो ऑब्जेक्ट अपनी कैलकुलेशन कर रहा हो वहाँ पर। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, जब वो फ्रेम क्या हो, या तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो या फिर रेस्ट पे हो, तब हम जो ऑब्जेक्ट पे जो कैलकुलेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वहाँ न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होंगे सारे। इनर्शियल लॉ में क्या होगा, न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होंगे, जो न्यूटन के फॉर्मूले होते हैं सारे वो इनर्शियल फॉर्म में रेफरेंस में लगाएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो किसी जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो ऑब्जेक्ट नहीं, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव करे। जैसे कि लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो लिफ्ट अगर सपोज किसी एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको लिफ्ट को क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल हो गया ये कार मूविंग इन ए सर्कुलर रेट और ये लिफ्ट वाला। अगला हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो कंजर्वेशन देखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू वी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने ये तो पहले वाले क्लासेस में देख लिया हमने। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो टोटल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको डेफिनेशन वाइज लिख लेते हैं, इफ देयर इज no external force, if there is no external force acting on a object, then total momentum remains constant। जैसे फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग। तो F इक्वल टू dp बाई dt, ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होता है। अगर हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है, F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो यहाँ क्या हो गया 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा किसी बॉडीज पे, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt। अब dp मतलब मोमेंटम है, p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है टाइम के साथ वो क्या है, 0। और हम जानते हैं कि अगर किसी चीज, मान लो p अगर कोई चीज कांस्टेंट है, सपोज dc, ये c कोई कांस्टेंट है, इसका हम dx के साथ निकालते हैं डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है किसी के साथ भी वो क्या होता है, 0। तो मतलब p अगर कांस्टेंट है तभी इसका डेरिवेटिव टाइम के साथ क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट। p कांस्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। अब मान लिया हमने कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास स्पीड है अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, m1 है इसका मास, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल m1 है उसकी स्पीड v1 है, दूसरा पार्टिकल है
m2 उसकी स्पीड v2 है, ऐसे तीसरा पार्टिकल है m3 उसकी स्पीड v3 है। तो इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा, तो टोटल मोमेंटम जो होगा अंदर का ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट हो गया, टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m, ऐसे करके हम जितने भी हमारे पास इसमें पार्टिकल्स होंगे सबका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हम एक टॉपिक और देखते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का हमने इससे पहले देखा भी है कि बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक को जब चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है और जो बंदूक है पीछे की तरफ जाती है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। ये एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। टॉपिक है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन का मतलब है जब बंदूक पीछे जाती है। सपोज ये हमारे पास गन है, और ये इसका ट्रिगर है, यहाँ अंदर बुलेट रखी हुई है। ये क्या है, गन, और इसके अंदर ये है बुलेट। तो यहाँ पे कुछ मान लेते पहले, mg क्या है, मास ऑफ गन। ये क्या है, mg इजकल टू मास ऑफ गन। vg वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, क्योंकि पहले बंदूक अगर गोली यहाँ पे पड़ी हुई है तो इसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड कुछ नहीं होगी, गन की भी स्पीड नहीं है। तो vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। mb क्या है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। अब मास और गन में और मास ऑफ बुलेट में किसका मास ज़्यादा होगा, बहुत मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गन के अंदर बुलेट है तो बुलेट का मास गन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। और v क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा है, तो उसमें कहा कि ये जो पूरा एक सिस्टम है, इसमें इस सिस्टम में, ये पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल कोई फोर्स बाहर से लग नहीं रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर बाहर से लग नहीं रहा है। तो इसका टोटल मोमेंटम इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, टोटल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या, इसका इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। वो क्या कहेगा कि टोटल क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग वो किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट दो ही है हमारे पास, एक गन है एक बुलेट है। तो क्या लिखते हैं, गन के लिए लिखते, बुलेट के लिए लिखते जाए, गन के लिए पहले मास ऑफ गन और स्पीड ऑफ गन। पहले तो क्या है, रेस्ट पे हैं दोनों, तो स्पीड क्या हो गई उसकी गन की 0, प्लस मास ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट क्या है, गन के अंदर है, जब गन रेस्ट पे तो बुलेट भी रेस्ट पे है, 0 इजकल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। सपोज mg मास ऑफ गन है, ये तो है, और vg वेलोसिटी ऑफ गन। vg क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस mb वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, mg vg प्लस mb vb। अगर हम इसको देखें, vg बराबर क्या आ जाएगा, vg इजकल टू ये वाला टर्म इधर जाएगा, माइनस mb vb अपॉन में mg। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन शोज दैट स्पीड ऑफ गन इज opposite to
दैट ऑफ बुलेट। बुलेट अगर फॉरवर्ड जा रही है तो गन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन यही क्या कर रहा है कि ये अगर फॉरवर्ड जा रही है तो ये बैकवर्ड जाएगी। अगर हम इसी में यहाँ देखें एम बी, इसको अगर हम देखें एम बी और अपन एम जी, एम बी और एम जी, एम बी और एम जी में कौन बड़ा होगा, एम बी क्या है, मास ऑफ बुलेट, और एम जी क्या है, मास ऑफ गन। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इससे बहुत बड़ी होगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी और ये बहुत छोटी होगी। इसका मतलब मान लिया अगर सपोज ये 10 ग्राम है और ये कितने हैं, 2 किलो, या मान लिया हमने 2 kg एज्यूम कर लिया, ये या वी जी है, यहाँ पे वी भी है, 2 किलोग्राम है। तो 2 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन में 200। इसका मतलब कि 1/200। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है वो इसकी कंपैरिजन में बहुत कम होगी। मतलब गन बहुत फास्ट आगे जाएगी, बुलेट बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और गन थोड़ी डिस्टेंस पे थोड़ी ही जाएगी, थोड़ी इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी होगी, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 करके है ये। तो ये क्या था, रिकॉइल ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस पर रॉकेट प्रोपल्सन पे आए हुए हैं और जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो हमारे पास देखो हमने 3 डायग्राम बना रखा है, ए बी सी, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये t बराबर 0 पे है, ये t बराबर टाइम t पे है, और ये t बराबर t प्लस थोड़ा सा टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब t बराबर टाइम 0 था तो उस टाइम मास क्या था, m0, वेलोसिटी क्या था, v0। मतलब जो रॉकेट है अभी अर्थ पे ही है, वो उड़ा नहीं है, तो वेलोसिटी v0 है और m क्या है, m0। टाइम t पे हमने देखा कि टाइम t पे जो वेलोसिटी रॉकेट की हो गई v, अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है, अपवर्ड ही जाएगा। m क्या है, मास ऑफ, देखो m0 लिखा हमने, यहाँ लिखा हुआ है m0 इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल। ये जो रॉकेट है और जो उसके अंदर फ्यूल है उसका इंक्लूडेड मास है m0। v0 क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टाइम t पर, इस वाले सेकंड कंसंट्रेशन में। मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट, जो रॉकेट का मास बचा हुआ है, अब हम क्या है, जो इसमें से कुछ फ्यूल निकल गया होगा तो वो क्या है, मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट विद इंक्लूडिंग फ्यूल, जो कुछ बचा हुआ फ्यूल है, रॉकेट तो बाहर गया नहीं, फ्यूल मतलब उसमें से कुछ निकल गया। वी क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट। ये जब इसमें से कुछ चीज़ बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब इसके बाद अगला क्या है, एज द एग्जॉस्ट गैसेस आर एस्केपिंग, एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से बाहर निकल रही हैं, तो हम क्या देखेंगे, m0 और m में कौन बड़ा होगा। पहले एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं, इसमें इसी में से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और यहाँ पे क्या था, गैसेस से भी पूरे ये पूरा भरा हुआ था, ये गैस से पूरा सिस्टम भरा हुआ था। तो मास ऑफ रॉकेट और गैसेस पूरी भरी हुई, तो ये m0 क्या होगा, m से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से कुछ गैसें बाहर निकल गई, तो मास ये बड़ा होगा इससे। मोमेंटम, इसके दोनों के केस में मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम m0 और v0 क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, v0 जब इसमें से कुछ मास बाहर निकलेगा, मास कुछ बाहर निकलेगा, स्पीड कुछ बढ़ जाएगी, तो v जो है वैल्यू किससे, v0 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ मास बाहर निकल के गया है। अब थोड़े से टाइम हमने यहाँ इस वाले और इस वाले कंपेरिजन में देखें, ये टाइम t पे, इसमें थोड़ा सा टाइम चेंज करा, थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चेंज किया है, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा मास बाहर निकला है, इसमें से dm कुछ मास थोड़ा सा बाहर जो निकला उसको हमने क्या कहते हैं, dm, स्मॉल डिक्रीज इन द मास। जो फ्यूल का मास dm थोड़ा सा बाहर निकला है, तो जब थोड़ा सा मास फ्यूल का थोड़ा सा मास जो बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी स्पीड बाहर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो उसको हमने क्या कह दिया, dv, स्मॉल डिक्रीज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, ये जो एग्जॉस्ट गैसें हैं इसकी स्पीड किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में। अगर हम अर्थ को डेटा मानते हैं तो vg स्पीड किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में। अब हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, इस वाले और इस वाले को दोनों में अप्लाई करो, तो इसमें टोटल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, टाइम t इंस्टेंट पे, और इस वाले इंस्टेंट पे क्या होगा, देखो मास और वेलोसिटी। मास कितना है बचा हुआ, m माइनस dm, और वेलोसिटी कितनी है, v प्लस dv। और क्या है, वेलोसिटी ये है, dm यहाँ से मास जो है घटाओ तो ये बाहर निकला होगा ना, फ्लूइड का मास, प्लस dm
इंटू वी जी कैसे लेंगे, माइनस साइन क्यों लेंगे, क्योंकि ये इस वाली स्पीड के वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ रॉकेट, इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या ले लिया, नेगेटिव। अब एम वी इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो, एम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे और इसकी इसमें, तो एम की वी में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, एम वी, इसको चाहे तो एक्सटेंड करके लिखता हूँ, एम को लिखा पहले कॉमन, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा, वी प्लस डी वी, फिर माइनस डी एम लिया इसको, फिर इसमें पूरी मल्टीप्लाई करा, वी प्लस डी वी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या जाएगा, वी जी इंटू डी एम, वी जी इंटू डी एम, और एक्सटेंड करो, एम वी है ये, एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम, ये क्या है, डी एम, ये डी वी था, सॉरी, ये वी प्लस डी वी है, माइनस डी एम वी प्लस एम को हमने यहाँ लिया वी प्लस डी वी, फिर माइनस डी एम को लगा वी प्लस डी वी, तो डी वी है, तो माइनस वी डी एम, तो ये क्या हो जाएगा, डी एम डी वी माइनस वी जी इंटू डी एम। अब एम वी से ये वाला एम वी कैंसिल, यहाँ पे देखो डी एम क्या है, थोड़ा सा मास है, स्मॉल डिक्रीज इन मास, ये स्मॉल इंक्रीज इन मास, थोड़ा सा है, ये तो मल्टीप्लाई कर जैसे जीरो, ये बहुत थोड़े छोटे हैं तो वैल्यू बहुत कम है, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन भी हम आपस में करेंगे तो वैल्यू क्या होती है, और भी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए इसको हमने डी एम डी वी को क्या कर दिया, निगलेक्ट मार दिया इसको ये टेंड्स टू लगभग क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो इसको लगभग जीरो के आसपास हो गया, बहुत कम हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। यहाँ क्या बचा, जीरो, ये क्या बचा है, एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, माइनस एम डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम। अब डी एम को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस वी जी डी एम, ऐसे माइनस एम डी वी, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, क्या बचा, एम डी वी इजिकल टू वी प्लस वी जी इंटू डी एम। अब क्या होगा, v प्लस वी जी, हम क्या करेंगे कि v प्लस यहाँ लिख लेते हैं, v प्लस वी जी को क्या लेंगे, माइनस यू, v प्लस वी जी को क्या लेना है, माइनस यू, क्योंकि जो गैसेस हैं वो रॉकेट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और जब ये रॉकेट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चला जाएगा तो जो गैस की स्पीड हो जाएगी वो इरिवेलेंट हो जाएगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, v प्लस वी जी इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस यू, क्योंकि रॉकेट के डायरेक्शन में के अपोजिट डायरेक्शन में है एग्जॉस्ट गैस की स्पीड, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस, तो v प्लस वी जी को क्या ले लो, माइनस यू डी एम, वी प्लस वी जी को क्या ले लिया, माइनस यू डी एम, तो एम डी वी। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्या करना है, इसको हम रब कर देते हैं, क्या है, एम डी वी इजकल टू माइनस यू डी एम, एम डी वी इजकल टू माइनस यू डी एम। क्या करो कि डी वी यहाँ रखा, माइनस यू डी एम बाई एम। अब एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम जब जीरो होगा तो उस टाइम क्या था, मास एम जीरो था और वेलोसिटी क्या थी, वी जीरो, और जब टाइम टी हो जाएगा, टी बराबर टी टाइम पे, तो मास की वैल्यू क्या होगी, एम, और वेलोसिटी क्या रहेगी, वी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग की लिमिट क्या आ जाएगी, जब ये देखो डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई एम, जब मास m जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, v जीरो, जब मास m हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, लिमिट क्या है, v जीरो v इक्वल्स टू माइनस को u, ये कांस्टेंट रहेगी, dm बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln m नेचुरल लॉग, और m जीरो अपॉन में m जीरो लोअर लिमिट और m अपर लिमिट। इसको अगर हम यहाँ सोल्व करें तो देखो क्या होगा, v, इसको क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, v
अब इसकी लिमिट रखो, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह एक बार v रखा माइनस v0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे वाली, इक्वल्स टू माइनस u। अब यहाँ पे एक बार इसको अपर लिमिट को रखो, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस u ln m माइनस ln m0, इस माइनस को ले जाओ अंदर, तो ये u बचेगा ln m, ये क्या हो जाएगा माइनस ये वाला, और ये हो जाएगा प्लस ln m0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u। हम जानते हैं कि log m अपॉन में n, हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि log m अपॉन में n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n है तो क्या लिख देंगे, log m अपॉन में जो प्लस वाला वो ऊपर माइनस वाला नीचे, तो यहाँ प्लस वाला ये वाला टर्म है, माइनस वाला ये, तो क्या हो जाएगा ln m0 अपॉन में n। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो आगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, v0 प्लस u ln m0 बाय m v इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन क्या जब t बराबर 0 होगा, t इक्वल्स टू टाइम 0 पे इनिशियली, तो v0 की वैल्यू क्या होगी 0, इनिशियल स्पीड को उसमें रॉकेट में होगी नहीं स्टार्टिंग में, तो v0 की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, तो स्पीड क्या आ गई v इक्वल्स टू u ln m0 बाई m। ये ln क्या है नेचुरल लॉग, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं बेस 10 पे, तो क्या करते हैं उसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई कर दिया u, तो यहाँ log लिख देंगे, log m0 बाई m, ये फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। m0 क्या होगा इनिशियल मास, और जिस इंस्टेंट पे हमें स्पीड निकालनी है उस इंस्टेंट पे मास, और u क्या है v प्लस vg की वैल्यू जो है, तो ये फॉर्मूला है किसके वेलोसिटी निकालने के लिए। अगला टॉपिक हमारा है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अगला क्या है थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, क्योंकि जब फ्यूल नीचे की तरफ बाहर निकल रहा होता है तो ये ऊपर की तरफ कुछ फ्यूल जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, जिसी को बोलते हैं थ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला हमें याद है mdv इजकल टू माइनस udm, मैंने कहा था इसको याद रखना है। अब क्या करा, हम इस दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय बोथ साइड dt से क्या कर दो डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, माइनस udm बाई dt। dv बाई dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं थ्रस्ट। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस udm बाई dt, तो ये फॉर्मूला बन गया थ्रस्ट का क्या, f इजिकल टू माइनस udm बाई dt। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें थ्रस्ट निकालने के लिए, जहाँ पे dm बाई dt को क्या बोलते हैं, मास क्या हो रहा है ये कंज्यूम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंबशन, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, तो ये क्या हो गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए थी, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए।